सो हिप हॉप वर्ड जब भी कोई यूज करता है तो बहुत सारे रैपर्स का नाम अपने आप सामने आने लग जाता है, जैसे हनी सिंह, रफ्तार, बादशाह, इक्का एंड मैनी मोर। और अगर रैपर्स की बात हो रही है तो डिस्कल्चर भी अपने आप सामने आ जाता है। एंड देसी हिप हॉप की आज तक की सबसे बड़ी बीफ देखी जाए तो वो रफ्तार और एमिवे के बीच में हुई थी। वैसे ही हिप हॉप हिस्ट्री की अगर सबसे बड़ी बीफ देखी जाए तो वो वेस्ट कोस्ट वर्सेस ईस्ट कोस्ट के बीच में हुई थी, और इसका सबसे बड़ा रीजन था टूपाक और द नोटोरियस B.I.G. AKA बिगी। और इन दोनों की वजह से ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच बहुत बड़े लेवल पर बीफ स्टार्ट हो गई थी। ये बीफ इतनी बड़ी हो गई थी कि एक टाइम पर गवर्नमेंट को भी इस मैटर में इन्वॉल्व होना पड़ा। और जब भी हिप हॉप में बीफ या डिस का नाम लिया जाता है तो ये बीफ सबसे टॉप पर होती है। एंड टूपाक और बिगी इस बीफ से पहले बहुत अच्छे दोस्त थे और ये दोनों साथ में शोज वगैरह भी किया करते थे, साथ में इंटरव्यूज भी कर चुके हैं और साथ में हैंग आउट भी किया करते थे। लेकिन नवंबर 30, 1994 ये वो दिन था जब बहुत सी चीजें बदली और यहाँ से सिर्फ बिगी और टूपाक के बीच बीफ स्टार्ट नहीं हुई थी, बल्कि पूरे वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट के बीच में राइवलरी स्टार्ट हो गई थी। सो नवंबर 30, 1994 को टूपाक ने अपना रिकॉर्डिंग शेड्यूल किया था विद लिटिल शॉन एट क्वाड स्टूडियो मैनहट्टन। सो जब टूपाक स्टूडियो पहुंचे तो वहाँ जूनियर माफिया, बिगी और बैड बॉय रिकॉर्ड्स के मेंबर्स पहले से ही वहाँ मौजूद थे। सो टूपाक ने जब बिल्डिंग में एंटर किया तो वहाँ बहुत सारे गनमैन आ गए थे और उन लोगों ने टूपाक पर 5 गोलियां फायर करी और उसके बाद टूपाक को रॉब कर लिया। और जब टूपाक को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था तो टूपाक ने बिगी और बाकी लोगों को मिडिल फिंगर शो करी थी। सो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को वेस्ट साइड और ईस्ट साइड है क्या वो समझा देता हूँ। सो ये अमेरिका का मैप है और इसमें जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट कोस्ट है और जो राइट साइड है वो ईस्ट कोस्ट है। सो वेस्ट साइड का वन ऑफ द प्रोमिनेंट एरिया है कैलिफोर्निया और ईस्ट साइड का वन ऑफ द प्रोमिनेंट एरिया है न्यूयॉर्क। सो टूपाक, इजी-ई, द गेम, केंड्रिक लमार, स्नूप डॉग, वेरेन जी, आइस क्यूब, द लेजेंडरी ग्रुप NWA एंड एटसेट्रा belongs to West Coast. So the notorious B.I.G. AKA Biggie, Nas, DMX, Wu-Tang Clan, Busta Rhymes, 50 Cent and etc. belongs to East Coast. हाँ तो अब समझ लेते हैं ये राइवलरी कहाँ से स्टार्ट हुई। सो ये बात है अर्ली 90s की, जब हिप हॉप एक अलग ही मोमेंटम पकड़ चुका था और यूएसए में हिप हॉप मेन स्ट्रीम में पॉपुलर हो रहा था। बेसिकली वेस्ट साइड के आर्टिस्ट ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे और ज्यादा भारी पड़ रहे थे ईस्ट साइड के आर्टिस्ट पर, और वेस्ट साइड के आर्टिस्ट अलग ही आग लगा रहे थे। सारे रिकॉर्ड लेवल्स इनके पीछे भाग रहे थे, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, हर जगह वेस्ट साइड के आर्टिस्ट ही छा रहे थे और वेस्ट साइड मेन स्ट्रीम को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर चुका था। अब ऐसा नहीं था ईस्ट साइड के आर्टिस्ट अच्छे नहीं थे, वो भी लगे हुए थे अपनी तरफ से, लेकिन मेन स्ट्रीम में वेस्ट साइड की पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर थी और इन दोनों साइड में एक नेचुरल अनबन तो थी, लेकिन ये लोग भाईचारा बनाकर रखते थे। सो कुछ टाइम बाद वेस्ट साइड के आर्टिस्ट जब भी ईस्ट साइड यानी न्यूयॉर्क जाते थे तो उन्हें अच्छे से ट्रीट या वेलकम नहीं किया जाता था, मतलब उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी जितना ईस्ट साइड के आर्टिस्टों को वेस्ट साइड यानी कैलिफोर्निया आने पर मिलती थी। अब धीरे धीरे करके ईस्ट साइड के आर्टिस्ट काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि हर जगह बस वेस्ट साइड के आर्टिस्टों की बात होती थी। रिकॉर्ड लेबल भी वेस्ट साइड को ही अप्रोच किया करते थे, सेल्स वगैरह भी वेस्ट साइड के आर्टिस्टों की ही होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी आर्टिस्ट को बार बार किसी और आर्टिस्ट की तरह बनने के लिए बोला जाए या उसके सामने किसी और आर्टिस्ट की बार बार तारीफ करी जाए तो सिंपल सी बात है वो आर्टिस्ट कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट तो होगा ही। और यही सेम चीज ईस्ट कोस्ट के आर्टिस्टों के साथ भी होती थी। अब इन्हीं सब चीजों की वजह से ईस्ट कोस्ट के एक आर्टिस्ट टिम डॉग ने एक डिस ट्रैक निकाला, फक कॉम्पटन, और इस गाने ने पूरे वेस्ट कोस्ट को डिस कर दिया। एंड एज वी ऑल नो कॉम्पटन एक बहुत ज्यादा गैंगस्टर बेस्ड एरिया है और टिम डॉग ने तो गाने में ही फक कॉम्पटन बोला था, तो कॉम्पटन एरिया के जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा गुस्से में थे। और इसके बाद टिम डॉग सैन फ्रांसिस्को में एक शो करने गए थे। सैन फ्रांसिस्को जो कि कैलिफोर्निया का एक पार्ट है एंड कैलिफोर्निया वेस्ट साइड को बिलोंग करता है और इसीलिए टिम डॉग पर यहाँ पे जानलेवा हमला भी किया था, लेकिन लकीली वो बच गए थे। और इसके बाद बैड बॉय रिकॉर्ड्स ने ईस्ट साइड के रैपर्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया और ईस्ट साइड एक अच्छे लेवल पर आ गया था और इसका क्रेडिट सीधा सीधा जाता है द नोटोरियस B.I.G. AKA बिगी को। सो अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन नवंबर 30, 1994 में जब टूपाक पर फायर हुआ तो टूपाक ने लोगों से ये बोला कि ये सब बिगी और बैड बॉय रिकॉर्ड्स ने करवाया है। तो ये मेन स्टोरी थी हिप हॉप हिस्ट्री की सबसे बड़ी राइवलरी की। सो टूपाक पर हुई शूटिंग के सिर्फ 2 दिन बाद ही टूपाक पर सेक्सुअल एब्यूज के चार्जेस लगे और कुछ दिनों बाद टूपाक ने एक इंटरव्यू में बताया कि बिगी, पफ डैडी और अपटाउन रिकॉर्ड्स के फाउंडर एंड्रू हैरल इन्वॉल्व थे शूटिंग में जो टूपाक पर हुई थी। और इसके बाद जब ये इंटरव्यू पब्लिश हुआ तो पफ डैडी ने पर्सनली जाकर टूपाक को समझाया कि इस शूटिंग में उनका या बैड बॉय रिकॉर्ड्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन कुछ टाइम बाद 1995 में बिगी ने एक ट्रैक रिलीज करा, हु शॉट यू, लेकिन पफ डैडी और बिगी ने ये बोला कि इस गाने में टूपाक से रिलेटेड कोई भी बात नहीं
सही की गई है और ये गाना टूपाक पर शूटिंग होने से पहले ही रिकॉर्डेड था। सो अब वेस्ट साइड के आर्टिस्ट बहुत ज्यादा भड़के हुए थे क्योंकि ईस्ट साइड के आर्टिस्ट बार बार हर गाने में वेस्ट साइड को डिस कर रहे थे और वेस्ट कोस्ट के एक आर्टिस्ट को ईस्ट कोस्ट में गोली भी मारी गई और उसके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज के चार्जेस भी लगाए गए। सो अब यहाँ पर एंट्री होती है शुग नाइट की, जिन्हें हिप हॉप का बुगी मैन भी बोला जाता है। तो शुग नाइट ने टूपाक की बेल कराई और उन्हें वापस वेस्ट कोस्ट में लेकर आए और टूपाक को डेथ रो रिकॉर्ड्स में साइन भी किया। सो अब टूपाक के साथ शुग नाइट भी थे तो टूपाक पूरे रेबिलियस मोड में आ गए थे और टूपाक ने डिस ट्रैक निकालना स्टार्ट कर दिए और टूपाक का काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर था ईस्ट कोस्ट के आर्टिस्टों को लेकर, क्योंकि टूपाक का ऐसा मानना था कि ईस्ट कोस्ट ने टूपाक के साथ बहुत बुरा किया और ईस्ट कोस्ट का बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर भी था। और उसके बाद अवार्ड शोज वगैरह में भी काफी ज्यादा गर्म माहौल रहता था। सो ऑन 3 अगस्त 1995 शुग नाइट ने एक अवार्ड शो पर पफ डैडी, बिगी और बैड बॉय रिकॉर्ड्स को डिसरिस्पेक्ट किया और शुग नाइट ने पफ डैडी को टारगेट करते हुए बोला कि पफ डैडी अनवांटेडली अपने आर्टिस्टों की वीडियो में फीचर होते हैं सिर्फ एड लिप्स देने के लिए। सो ये जो अवार्ड शो था ये न्यूयॉर्क में हो रहा था जो कि ईस्ट कोस्ट को बिलोंग करता है। सो एज अ रिजल्ट ऑडियंस ने शुग नाइट को डिसरिस्पेक्ट किया। Any artists out there want to be an artist and want to stay a star, don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record, dancing. Come to Death Row. और ऑडियंस ने केंड्रिक लैमार को भी डिसरिस्पेक्ट किया जब उन्हें प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और इसके रिस्पॉन्स में स्नूप डॉग ने ये बोला, The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg. The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row. Y'all don't love us. Y'all don't love us. Well, let it be known then. We know y'all East Coast. We know we at East Coast and F. और इसके बाद पफ डैडी ने ये बोला, I'm the executive producer that a comment was made about a little bit earlier. But check this out. Contrary to what other people may feel, I would like to say that I'm very proud of Dr. Dre, of Death Row, and Suge Knight for their accomplishments. And all this east and west that need to stop. लेकिन इसके बाद भी प्रॉब्लम्स रुकी नहीं। सो एट ए क्लब डेथ रो रिकॉर्ड्स और बैड बॉय रिकॉर्ड्स के आर्टिस्ट एक बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे थे। सो दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स के बीच में लड़ाई हो गई थी और बिग जैक जो कि क्लोज फ्रेंड थे शुग नाइट के और मेंबर भी थे डेथ रो रिकॉर्ड्स के, उन्हें गोली मार दी गई और शुग नाइट ने पफ डैडी को इस शूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बोला। सो इन नवंबर 1995 टूपाक की मुलाकात हुई बिगी की वाइफ फेथ एवांस से और इस टाइम बिगी और उनकी वाइफ साथ नहीं रहते थे। सो फेथ एवांस ने एक इंटरव्यू में बोला कि टूपाक ने उन्हें एक ट्रैक गाने के लिए बोला जिसके लिए टूपाक फेथ एवांस को $250,000 दे रहे थे और रिकॉर्डिंग के बाद टूपाक ने फेथ एवांस को पैसे देने से मना कर दिया और जब तक फेथ एवांस टूपाक के साथ नहीं सोती तब तक वो उन्हें पैसे नहीं देंगे। और इस टाइम टूपाक और फेथ एवांस के अफेयर के रूमर्स भी फैल रहे थे और टूपाक ने भी कुछ इंटरव्यू में फेथ एवांस की बात की थी। और फिर 1996 में हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक आया टूपाक की तरफ से, हिट एम अप, जिसमें टूपाक ने बिगी को डिस किया और साथ ही साथ में बिगी की वाइफ के साथ जो रिलेशंस थे उनकी भी बात करी। सो ऑन 7 सितंबर 1996 टूपाक को गोली मार दी गई एट फ्लेमिंगो रोड एनकोवर और उसके बाद टूपाक को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 6 दिन बाद अनफॉर्चुनेटली टूपाक की डेथ हो गई। और टूपाक की डेथ के 6 महीने बाद ऑन 9 मार्च 1997 बिगी वॉज ऑल्सो किल्ड इन अ ड्राइव बाय शूटिंग एट लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। सो बिकॉज ऑफ दिस राइवलरी वी लॉस्ट 2 लेजेंड्स एट वेरी यंग एज। टूपाक सिर्फ 25 साल के थे और बिगी सिर्फ 24 साल के थे एंड दे बोथ विल ऑलवेज बी मिस्ड, क्योंकि कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो इन दोनों से इंस्पायर होते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सिद्धू मूसेवाला जो कि टूपाक के फैन थे और उन्हीं से इंस्पायर होते थे। और इन दोनों के बीच बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी थी, लाइक दोनों का ज़ोडिएक साइन सेम था, दोनों के करियर ईयर सिर्फ 5 साल के थे, दोनों ही काफी ज्यादा यंग और टैलेंटेड थे और दोनों को राइवल ग्रुप्स ने कार के अंदर ही असैसिनेट कर दिया था। सो यस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक जरूर कर रहे हो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर रहे हो ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट आर्टिस्ट का नाम जरूर स्पैम कर देना और साथ ही साथ में वीडियो का बेस्ट पार्ट भी जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग, आई लव यू ऑल।